हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि C0 C1 और इसी प्रकार डॉट 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 Cn 1 + x⁻n के प्रसार में द्विपद गुणांक है तो सिद्ध कीजिए। C0 का वर्ग प्लस 3 C1 का वर्ग प्लस 5 C2 का वर्ग और प्लस इसी प्रकार 2n+1, ये तो कोष्टक में है, और Cn का वर्ग, और इन सब का जो योगफल होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? n+1, उसके बाद 2n का फैक्टोरियल और बटे में n फैक्टोरियल का वर्ग। हमें इस कथन को सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम द्विपद प्रसार को लिखेंगे कि द्विपद प्रसार क्या होता है। तो देखिए, हमें पता है 1 + x⁻n बराबर होता है, ये होता है nc0, उसके बाद nc1 और गुणा में आ जाता है x, उसके बाद nc2, तो यहाँ हो जाएगा x⁻2, और प्लस इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये होगा ncn और ये हो जाएगा x⁻n। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, अगर हम इसका व्यापक पद देखें तो ये होता है tr+1 और ये होता है ncr, और उसके बाद x की घातांक कितनी हो जाती है? ये हो जाती है r। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x⁻r का जो गुणांक होगा वो कितना होगा? ncr होगा। आप इस बात को कह सकते हैं यहाँ से, कि यहाँ से आप कह सकते हो कि x⁻r का गुणांक देखो कितना होगा, ये होगा ncr। तो अब हमने इसको समझ लिया है। अब देखिए, जो प्रश्न है हम क्या करते हैं, उसका बायां पक्ष लेते हैं और हल करते हैं। तो बायां पक्ष, प्रश्न का बायां पक्ष, देखो प्रश्न का बायां पक्ष हमारे पास है C0 का वर्ग प्लस 3 C1 का वर्ग प्लस 5 C2 का वर्ग, और इसी प्रकार है हमारे पास 2n+1 और उसके बाद Cn का वर्ग। ये हमारा बायां पक्ष है। तो अब ये जो बायां पक्ष हमारे पास है, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इस प्रकार तो हल नहीं कर पाएंगे। हम इसको लिखेंगे C0 का वर्ग, फिर लिखेंगे C1 का वर्ग, उसके बाद होगा C2 का वर्ग, और प्लस इसी प्रकार लिख लेंगे Cn का वर्ग। देखो एक भाग तो हमने अलग कर लिया। अब यहाँ देखिए, 3 C1 का वर्ग था, उसमें से हमने एक तो यहाँ लिख लिया, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 की जगह पर 4 बचेगा, और 2n+1 की जगह पर 2n Cn का वर्ग बचेगा। तो यहाँ से मैं इन सभी में से क्या करूंगा, 2 को कॉमन ले लूंगा, और अब मेरे पास देखिए यहाँ बच जाएगा C1 का वर्ग, उसके बाद होगा 2, क्योंकि 5 में से 4 बचेगा और 2 हमने कॉमन ले लिया, तो ये होगा C2 का वर्ग, और इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास n। देखो 2n में से 2 कॉमन ले लिया हमने, तो ये होगा n, और फिर मिल जाएगा हमें Cn का वर्ग, ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब सबसे पहले हम द्विपद प्रसार को एक बार और लिखते हैं, देखिए तो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर अब देखो, जो द्विपद प्रसार था वो क्या है हमारे पास, ये होता है 1 + x पूरे की घात n, और इस बार nc0 की जगह हम C0 लिख सकते हैं, क्योंकि हमसे कहा गया है कि गुणांक को आप C0 C1 से व्यक्त कर सकते हो। तो ये हो जाएगा C0, उसके बाद होगा C1x, ये होगा C2 x⁻2, और प्लस ये होगा C3 और x⁻3, और प्लस इसी प्रकार यदि आप इन पदों को आगे बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा हमारे पास Cn और x⁻n। अब देखिए, क्या मैं 1 + x⁻n को ऐसे भी लिख सकता हूँ? देखो मैं इसको लिखूंगा अब x+1 तो उससे क्या होगा, उससे अब ये इस प्रकार बन जाएगा, ये हो जाएगा C0 और x⁻n, उसके बाद होगा C1 और ये बनेगा x⁻n-1, फिर होगा C2 और ये बनेगा x⁻n-2, और इसी प्रकार ये क्रम चलेगा। तो अब हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा केवल Cn रह जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 बना लेते हैं,
और इसे समीकरण 3 बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। गुणा क्यों कर रहे हैं यह भी मैं आपको समझाऊंगा। तो समीकरण 2 और 3 का गुणा करने पर, समीकरण 2 व 3 का गुणा करने पर, अब देखो जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की घातांक, ये हो जाएगा 2n गुणा करते ही, और बराबर, देखिए हमें इन्हें लिखना पड़ेगा फिर से, तो फिर से हम इनको लिखेंगे तो ये होगा C0, ये होगा C1x, और प्लस इसी प्रकार देखिए ये होगा Cn और x की घात n, और फिर से इधर भी गुणा करेंगे हम, तो देखो ये हो जाएगा C0 x की घात n, फिर होगा C1 x की घातांक n माइनस 1, और इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो ये होगा Cn। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। देखिए यहाँ पर बाएं पक्ष में हमें चाहिए, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ पर हमें चाहिए C0 का वर्ग, C1 का वर्ग, C2 का वर्ग और Cn का वर्ग। देखो ये कैसे आएगा, यहाँ से समझिएगा आप। देखिए जब मैं C0 का गुणा C0 से करूंगा तब आएगा, तो C0 और C0 का गुणा करने पर C0 की घात 2 होगी और x की घात n भी आएगी। फिर देखिए आप, जब मैं C1x का गुणा C1x की घातांक n माइनस 1 से करूंगा तो यहाँ पर भी x की घातांक क्या आएगी, n ही आएगी, अर्थात सभी में आपको x की घात n के गुणांक ही लेना है। तो अब मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा। देखिए तो यदि मैं चाहूं कि C0 का वर्ग मिल जाए मुझे, यहां मैं C0 लिख देता हूं। देखो C0 का वर्ग, उसके बाद चाहिए मुझे C1 का वर्ग, उसके बाद चाहिए C2 का वर्ग, और इसी प्रकार मुझे चाहिए Cn का वर्ग। तो ये कब मिलेगा, देखिए इन सभी में आप देखोगे तो सभी में मुझे x की घातांक n के गुणांक दिख रहे हैं। तो यह किसके बराबर होगा, इसको लिख देता हूं मैं, 1 प्लस x की घातांक 2n में क्या होना चाहिए, x की घात n के गुणांक। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखो जब मैं दोनों कोष्टकों को खोलूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, x की घात n के गुणांक लिख दिए मैंने, तो इसका मतलब जब मैं इसका प्रसार करूंगा तो इसमें भी मुझे क्या चाहिए, x की घात n के गुणांक की चाहिए। अब ये तो देखो वैसे के वैसे आ जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ एक बार और। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको, ये होगा C0 की घात 2, C1 की घात 2, ये होगा C2 की घात 2, और इसी प्रकार है Cn की घात 2। और देखिए अगर जहां पर जब गुणांक देखेंगे तो गुणांक क्या होगा इसका, मैंने आपको समझाया था, x की घात n का गुणांक चाहिए आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2n और Cn। ये मैंने बात आपको मुख्य उदाहरण में बता दी है। तो इसको बना दिया मैंने समीकरण 4। आइए इसको आगे हल करते हैं। देखो तो अब फिर से हम क्या करेंगे, प्रसार लिखेंगे। तो पुनः सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देखें। ये होगा 1 प्लस एक्स की घात n, और देखिए ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है C0, ये होगा C1x, फिर हो जाएगा C2 x की घात 2, और इसी प्रकार जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास Cn और x की घातांक n हो जाएगा। अब मैं इसका अवकलन करूंगा x के सापेक्ष, मैं लिख देता हूं इस बात को कि मैं x के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं। तो x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, पूरा लिख देते हैं हम, करने पर, तो जब इसका x के सापेक्ष अवकलन होगा तो देखिए क्या हो जाएगा, ये n आगे आ जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा n, और फिर बनेगा 1 प्लस एक्स की घात n माइनस 1, और दोबारा करेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ देखिए C0 का तो C0 का 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x का 1 होगा तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा C1। यहाँ पर क्या मिलेगा, ये होगा 2 C2 और फिर x मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर हम इसको देखें तो ये मिलेगा 3, उसके बाद C3, और यहाँ हो जाएगा x की घात 2। इसी प्रकार हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। देखो तो ये होगा प्लस, देखो यहाँ से n आगे आ जाएगा तो n, उसके बाद होगा Cn, और x की घातांक हो जाएगा n माइनस 1।
ये हमने मान ज्ञात कर लिया है। इसे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 5 बना देता हूँ, क्योंकि 4 समीकरण तो मैंने पहले ही बना रखी है। उसके बाद देखिए, एक प्रसार मैंने पहले लिखा था, मैं उसे फिर लिख देता हूँ। क्या प्रसार था मेरे पास, देखो x+1 वाला प्रसार की बात कर रहा हूँ मैं। ये था मेरे पास, मैं लिख देता हूँ इसे x+1 और इसकी घातांक n। ये क्या था, देखो ये था हमारे पास c0 और x की घात n, पहले लिख रखा है मैंने इसको, है ना। उसके बाद था c1, तो ये होगा x की घातांक n-1। उसके बाद c2, और यहाँ पर होगा x की घातांक n-2। उसके बाद होगा c3, ऐसे सारे पद होंगे, और अंतिम पद क्या होगा इसका, cn। इसको मैंने क्या करा, समीकरण 6 बना लिया। तो अब 5 और 6 समीकरणों को हम फिर से गुणा करेंगे, तो मैं इसी बात को लिखूंगा, समीकरण 5 और 6 का गुणा करने पर। लिख देते हैं, देखो समीकरण 5 व 6 का गुणा। देखो जब इसको गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, उसे भी देख लेते हैं। हमें मिलेगा यहाँ पर, देखो n तो वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पर n तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ। उसके बाद क्या आ जाएगा, 1+x, और इसकी घातांक कितनी बनेगी, 2n-1 बन जाएगी। उसके बाद इन दोनों को हम लिख देते हैं वैसे ही। देखो ये आ जाएगा c1 प्लस का होगा 2 c2x, उसके बाद होगा प्लस का 3, और ये होगा c3 x की घात 2, और प्लस जब इसी प्रकार इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये होगा n, उसके बाद cn, और x की घातांक हो जाएगा n-1। उसके बाद देखिए अभी एक और कोष्टक बचा है, इसे भी लिख देंगे। ये होगा c0 x की घातांक n, उसके बाद होगा c1 x की घातांक होगा n-1, उसके बाद होगा c2 x की घातांक होगा n-2, और इसी प्रकार इसको देखेंगे तो ये आएगा हमारे पास cn। अब मैं फिर से आपको समझाऊंगा कि हमें क्या चाहिए। देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए c1 की घात 2, उसके बाद 2 c2 की घात 2। इसी प्रकार हमें चाहिए 5 c2 की घात 5 नहीं, सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने। 2 के बाद फिर कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास जो योगफल चाहिए उस हिसाब से, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 5 था ना, 5 था तो हमारे पास 4 बचा था, तो अगला योगफल हमारे पास क्या आएगा, 7, तो यहाँ पर 3 बचेगा, 3 c3 की घात 2। ठीक है, तो देखो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, दोनों का हम गुणा करेंगे और समझेंगे इस बात को। देखो कैसे समझेंगे, यहाँ देखिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, c1 की घात 2, तो ये मेरे पास c1 है, ये भी c1 है, दोनों को गुणा करूंगा तो यहाँ पर गुणांक में क्या मिलेगा, x की घात n-1। फिर पुनः देखेगा ये c2 है, यह भी है c2 है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ x है और यहाँ x की घात n-2 है, तो गुणा करने पर क्या मिलेगा, x की घात n-1। तो अब देखिए हमें जो चाहिए उसे हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए c1 का वर्ग, उसके बाद चाहिए 2 c2 का वर्ग, उसके बाद चाहिए 3 c3 का वर्ग, और इसी प्रकार सारे पद चाहिए हमें। अब ये जो सारे पद होंगे, यह पद हमें किसके गुणांक में मिलेंगे, वही लिखेंगे हम। तो ये मिलेगा हमें n, उसके बाद 1+x, इसकी घातांक है 2n-1, और इसमें x की घातांक n-1 के गुणांक हैं, ये के गुणांक समझिएगा ध्यान से, ये मैंने आपको समझा दिया है, x की घात n-1 के ही गुणांक है ये, c1 का वर्ग, 2 c2 का वर्ग, 3 c2 का वर्ग। तो देखिए इसको हम फिर से एक बार लिख लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर c1 का वर्ग प्लस 2 c2 का वर्ग, और प्लस इसी प्रकार सभी पद होंगे हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, जैसा मैंने आपको यहाँ पर कहा, n1+x की घात 2n-1 में x की घात n-1 के जितने भी गुणांक होंगे वो होंगे। तो देखो n तो सभी में आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ n, और उसके बाद आपको मैंने मुख्य उदाहरण में जो गुणांक लिखवाया है उसके सहायता से इसको लिखोगे आप 2n-1 और c n-1। तो देखो ये हमारे पास
बन गई है समीकरण, कितनी समीकरण बनाई है हमने यहाँ पर 6 बनाई है, इसको बना दिया हमने समीकरण 7। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में ये दोनों मान रख देंगे। तो मैं लिखूंगा इस बात को समीकरण 1 से, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 से। काफी बड़ा सवाल है, ध्यान से देखिए। देखो समीकरण 1 से बायां पक्ष लिया था हमने, बायां पक्ष। तो बाएं पक्ष में देखो हमारे पास पहला मान क्या आया, हमारे पास पहला मान आया था यहाँ पर जो हमने हल किया था, इसको देखते हैं हम, ये मिला था हमें यहाँ पर 2n/cn, ये पहले पद का मान है 2n/cn, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2n और cn, उसके बाद प्लस 2, और 2 के बाद क्या है, ये जो समीकरण 7 में आया हमारे पास ये हुआ n, और उसके बाद 2n-1 और cn-1। अब देखिए ये 2n/cn है, इसको इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, दोनों में से एक एक कम कर सकते हैं हम, ये भी सूत्र है, गुणधर्म है इसका, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2n-1 और cn-1, दोनों में से एक कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एनसीआर का एक गुणधर्म ही है। और प्लस ये हो जाएगा 2n, और उसके बाद ये है हमारे पास 2n-1 और cn-1। देखो दोनों में से हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, कॉमन लेने के बाद देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 2n-1, इसको लिख लेते हैं हम 2n-1, और ये है cn, c मिलेगा n-1 है ना, n-1। और उसके बाद देखो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1 प्लस यहाँ पर कितना मिलेगा हमें 2n, यही मिलेगा, देख लीजिए 2n। इसको आगे हल करते हैं। देखो तो यहाँ पर हमने जब एक एक कम किया था तो हम ये यहाँ पर भूल गए थे, इसको एक बार और लिख लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो हमने 2n/cn में से एक एक कम किया था ना, तो यहाँ पर हम गुणा में आएगा हमारा 2n/n, ठीक है ना, ये भूल गए थे हम। तो यहाँ पर देखिए 2n से 2n कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, इसको ना भूलें आप चाहें तो मैं इसको एक सूत्र लिख देता हूँ यदि आपको याद होगा तो। देखिए हमें पता है यदि NCR होता है तो यह बराबर होता है n/r, और उसके बाद फिर हो जाता है गुणा n-1 और CR-1 के। इस सूत्र से मैंने उसको लिखा है, ये 2n/n यहाँ पर आ गया है, और अब n से n हमारा कट भी गया है। चलिए इसको आगे हल करते हैं, क्या बचा हमारे पास देखिए। तो इसके हिसाब से हम इस बात को कहेंगे कि यहाँ से देखिए हमने जब इसको कॉमन निकाला तो यहाँ पर भी 2 बचेगा, है ना, 2 गुणा होगा यहाँ पर, ये हमने यहाँ से इसको कॉमन ले लिया है, और इस 2 को यहाँ से हटा देता हूँ मैं क्योंकि ये 2 वहाँ पर था, ठीक है ना, थोड़ा सा गलत हो गया है, तो उसको थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको समझें आप। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। अब हमें क्या मिला, यहाँ पर 2n-1 cn-1 है, तो अब NCR का सूत्र यहाँ पर हम लगा सकते हैं। तो देखो ये बनेगा हमारा 2n-1, और इसका हो जाएगा ये फैक्टोरियल, और बटा देखिए फिर n-1 का फैक्टोरियल भी होगा, n-1 इसका भी होगा फैक्टोरियल, और उसके बाद देखिए उसके बाद होगा 2n-1, और इसको घटाएंगे हम तो माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका भी क्या होगा, फैक्टोरियल होगा, ठीक है ना। ये एक अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो मैं इस एक को भी दोबारा लिख देता हूँ, ये वाला एक, ठीक है, ये दोनों ही एक में एक बार और लिख देता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर भी एक था और यहाँ पर भी एक था। अब इसको आगे हल करते हैं। देखो हमारा जो बायां पक्ष है वो बराबर, अब बराबर यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर होगा 2n-1, और देखो एक बात और, इसको आगे बढ़ाते हैं हम यहाँ पर, और गुणा में देखिए यहाँ से अगर हम इसको 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 2n, 2 कॉमन निकाला तो 1 + n बच जाएगा, ये 1 + n यहाँ पर बच जाएगा। चलिए इसको और आगे हल करते हैं। तो देखिए अब क्या मिलेगा हमें, 2n-1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 2n-1, और इसका हो जाएगा फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 और n + 1 हो जाएगा, और बटे में देखते हैं, बटे में क्या है हमारे पास, बटे में n-1 का फैक्टोरियल, तो ये हुआ n-1 का फैक्टोरियल। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, फिर गुणा लगा देते हैं, यहाँ पर 2n में से n कम हो जाएगा तो केवल n बचेगा, और 1 से 1 भी कट जाएगा तो n का फैक्टोरियल यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा n का फैक्टोरियल। अब हम क्या करते हैं, इसको देखिए और आगे हल कर लेते हैं इसको।
अब हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये थोड़ी सी ट्रिक लगाएंगे, इसमें एन बटा एन का हम इसमें गुणा कर लेंगे, एन बटा एन का, इसका मान 1 होता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2, उसके बाद एन प्लस 1, उसके बाद होगा 2n-1, और इसका हो गया फैक्टोरियल, और बटे में देखिए ये होगा n-1 का फैक्टोरियल और गुणा n का फैक्टोरियल। अब देखिए जब ये 2 से गुणा होगा n, तो 2n और 2n-1 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ बन गया हमारे पास n+1। उसके बाद देखिए बटे में n का n-1 फैक्टोरियल के साथ जब आप इसको मिलाओगे तो ये बन जाएगा n का फैक्टोरियल, और गुणा में फिर से कितना आ जाएगा, n का फैक्टोरियल। तो अब अगर आप इसे इस प्रकार लिखते हो तो हमारा दायां पक्ष आ जाएगा, देखो ये n+1 को तो मैंने वैसे ही लिख दिया, और उसके बाद हो गया 2n का फैक्टोरियल, और बटे में देखो क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल, और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है, अगर ये बात आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है आप इसको इधर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको एक बार और समझा देता हूँ। देखो यदि हम बात करें 2n के फैक्टोरियल की, तो आप समझिएगा यदि मैं यहाँ से 2n को बाहर लेता हूँ, तो 2n को मैंने बाहर लिया तो क्या बचेगा, 2n-1, यही बचेगा ना। देखो इसमें जब हम इसको 2n को बाहर लेंगे तो इसके अंदर एक कम हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 2n-1 और इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, देखो उसके बाद नीचे भी देखो मैंने यही किया है, ये जो n का फैक्टोरियल होता है यह किसके बराबर होता है, n और n-1 के फैक्टोरियल के। तो ये दोनों ही बातों के आधार पर हमारा ये आ चुका है। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर दायां पक्ष, मैं लिख लेता हूँ दायां पक्ष, और हमारा अब ये कथन सिद्ध हुआ है। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।